हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट में आपका दोबारा से स्वागत है। हमने अपना लास्ट टॉपिक लैंड रिसोर्स तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी एनसीईआरटी रिकॉर्डिंग सीरीज़ में अपने आगे का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, लैंड यूटिलाइजेशन। तो ये बोर्ड पर के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हम लैंड का यूटिलाइजेशन किन किन पर्पज़ से करते हैं। तो फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट के लिए लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। अपनी पूरी इंडिया में 46.24 लैंड का यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट में होता है। एंड सेकेंड इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, वेरिन एंड वेस्टलैंड। वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए, फसल के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो उनको हम किस किस में यूज करते हैं। वेरिन एंड वेस्टलैंड मतलब जो वेस्ट होता है, मतलब खाली डला रहता है जिसमें कोई कल्टीवेशन भी नहीं होता है, ठीक है, या ऊजर ज़मीन। और सेकेंड इज़ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़। और नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। लाइक बिल्डिंग हो गई, जहाँ पे हम अपने मकान बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बना लेते हैं। रोड हो गई, फैक्ट्री हो गई, ठीक है। थर्ड इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कि जो लैंड में हम कल्टिवेशन, तो जो लैंड हम अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते नहीं हैं। लाइक परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग जो अपने एनिमल्स होते हैं, लाइक फैलोस काऊ, उनको चरने के लिए रखते हैं, तो वो परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। सेकेंड इज़ लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। मतलब जहाँ पे एक लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे ट्री खड़े हो गए हैं, ट्री निकल आए हैं, तो वो जो लैंड है वो भी अनकल्टिवेटेड, मतलब वहाँ पे कोई फसल नहीं हो रही है, ठीक है। थर्ड इज़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मतलब जो कल्चरली बहुत सारे ऐसे लैंड होते हैं जो हमारे पूर्वजों से होते ही नहीं है, उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं होता है, मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। वो लैंड जो 5 साल से ज़्यादा वहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है, वहाँ कोई फसल नहीं हुई है, तो वो हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में पुट कर देते हैं हम। फोर्थ इज़ फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? करंट फैलो होते हैं एंड अदर देन करंट फैलो होते हैं। करंट फैलो वो होते हैं लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। मतलब बिना कल्टीवेशन के, बिना फसल उगाए हम किसी भी ज़मीन को 1 साल या 1 साल से कम छोड़ दें, तो वो करंट फैलो मतलब हो जाता है, करंट फैलो की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। अदर देन करंट फैलो क्या होता है? अदर देन करंट फैलो वो होता है जहाँ पे लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। जहाँ पे हम जो अपना लैंड होता है वो बिना कल्टीवेट किए 1 साल से लेके 5 साल की एग्रीकल्चर ईयर तक खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ इज़ नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया के यहाँ पे मतलब होता है एरिया सोन एट लेस्ट वंस इन ईयर। एक एरिया जहाँ पूरी साल में कम से कम एक बार वहाँ पे कोई फसल उगाए, कल्टीवेशन हो वहाँ पे, वो नेट सोन एरिया होती है, ठीक है। और यहाँ ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होती है? जहाँ पे एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नॉन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। आपको याद रखना है ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है। तो एक तो कि मतलब एक एरिया जो हम एक से ज़्यादा जहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, मोर देन 1 से ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लस नेट जोन एरिया, कम से कम वहाँ एक बार कल्टीवेशन तो हम कर ही रहे हैं, तो उनको ऐड करके प्लस करके जो एरिया बनती है हम उसे कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। ओके, तो अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब हम इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि इंडिया में लैंड का किस तरीके से यूज़ होता है, क्या पैटर्न है उसका, ठीक है।
The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capacity, and cultural and tradition, etc. अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो लैंड का यूज़ है वो दो तरीके से डिटरमाइंड होता है। एक तो फिजिकल फैक्टर पे और सेकेंड इज ह्यूमन फैक्टर पे। फिजिकल फैक्टर्स लाइक हमारा क्लाइमेट हो गया, हमारा टोपोग्राफी हो गया, हमारा सॉइल टाइप्स हो गए, एंड सेकेंड इज ह्यूमन फैक्टर, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशन तरीके से भी हमारा लैंड यूज़ पैटर्न डिस्क्राइब होता है। बिकॉज कल्चर हमारे कुछ ट्रेडिशन में हमारे मंदिर बने होते हैं, लाइक वहाँ पे लैंड यूज़ होता है। बहुत सारे कल्चरल ऐसे लैंड होते हैं जहाँ पे कल्चर एंड ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक इंडस्ट्रीज़ होती हैं टेक्नोलॉजी की, तो वो हमारे इंडिया के लैंड यूज़ पैटर्न में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लैंड और जगह को ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया की कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको याद रखना है, लाइक एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। लैंड यूज डाटा हम इंडिया कितना लैंड यूज़ करता है, लाइक उसकी पॉपुलेशन कितना लैंड यूज़ करती है, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, कल्चरल रेडिएशन कितना लैंड यूज़ करते हैं? ओनली 93%। और बाकी का बचा हुआ परसेंटेज का अभी इंडिया के पास कोई ब्यूरो नहीं है, बिकॉज जो बचा हुआ परसेंटेज है वो हमारा आधा कुछ चाइना पार्ट कवर करती है एंड कुछ पाकिस्तान। आगे आप पढ़ रहे हैं। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सपेक्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। असम की तरफ की जो एरिया है वहाँ पे भी क्लियरली जो हमारी एरिया है कुछ उसका फुली तरीके से हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। मोर एवर सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। और जो पाकिस्तान और चाइना है वो हमारे जो जम्मू कश्मीर की तरफ की एरिया है उसे कवर किए हुए, उसका भी हमारे पास कोई ब्यूरो नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उन्हीं का पूरा एक टाइप एनालिटिकल पैराग्राफ टाइप का दिया गया है। यहाँ पे वही थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ऊपर से रीड कर ले रहे हैं बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर हैज़ आल्सो डिक्रीज। हम ऊपर देख सकते हैं ये और ये दो हम लोगों को बार ग्राफ टाइप की पाई चार्ट टाइप की दी गई हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसे अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो परमानेंट प्रेशर की जो एरिया लैंड ऑक्यूपाई होता था वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है। हाउ वर वी एबल टू फीड our hog cattle population on this special land and what are the consequences of it? Most of the other than current fallow land are either of poor quality or the cost of cultivation of such as land is very high. जो करंट फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड थे जो 1 to 5 ईयर तक बिना कल्टिवेटेड रहते हैं, तो उन जो वहाँ की लैंड है उनकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और जिन खेतों या जिन लैंड्स की अच्छी खासी कल्टीवेशन हो सकती है वहाँ की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हैज़ दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years and if these are included in the net zone area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। वो एरिया वो लैंड जो कम से कम ट्वाइस 2 टाइम कल्टिवेटेड होता है 2 से 3 साल में, तो वो हमारा नेट जोन एरिया में इंक्लूड होता है और वो लैंड है 54% अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिपोर्ट। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो नेट जोन एरिया है वो वेरी करता है स्टेट वाइज स्टेट, ठीक है।
It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana. 80% is पंजाब और हरियाणा की, एंड लेस देन 10% इज इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, जो नेक्स्ट जोन एरिया की बात की जा रही है यहाँ पे। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फar लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। फॉरेस्ट एरिया दूर दूर तक बहुत कम है, 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया में अगर हम देखा जाए तो। As it was outlined in the National Forest Policy 1952, और ये अंडरलाइन कब बताया गया था, जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी 1952 में। आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाई गई थी, तो आपको याद रखना है 1952 में। It was considered essential for maintenance of ecological balance। अब फॉरेस्ट एरिया हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके सिग्निफिकेंस कुछ बताए जाए, पूछे जी जा सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया के कुछ सिग्निफिकेंस बताओ, इम्पोर्टेंस बताओ, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होती जा रही है टाइम टू टाइम। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारी इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The livelihood of millions of people who lives on the fringe of these forests depend on it। हमारे millions of the pupils की लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। लाइक आदि मानव हो गए जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, फॉरेस्ट से ही अपने फूड्स को गेन करते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन जो है वो भी फॉरेस्ट से पाई जाती हैं। एक्सपेंसिव टिम्बर भी फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ द पीपल की लाइफ डिपेंड करती है, लाइवहुड डिपेंड करती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन कल्टिवेटेड यूज। और बहुत ज़्यादा लैंड का पार्ट या तो वेस्ट लैंड है, बैरल लैंड है, और या फिर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ कर लिया गया, लाइक बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सेट्रा। Wasteland include rocky, arid and desert area, and land put to other than non-agriculture use included settlement, roads, railway, industry। वही बात की जा रही है यहाँ पे कि जो वेस्टलैंड है तो वहाँ पे या फिर देखो वो डिज़र्ट होंगे, रेत एरिया होगी वहाँ पे, या फिर वो एरिड एरिया होगी, और जो लैंड नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में पुटअप किया गया है, तो वहाँ पे रोड्स हो गई, रेलवेज हो गई, इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। हम देखते आ रहे हैं कि लैंड अभी से नहीं, हमेशा से लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि अगर लैंड नहीं होगा तो ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो खाएंगे क्या, ठीक है। लेकिन हम लोग इतने टाइम से लैंड को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा अप्रोप्रिएट मेज़र नहीं लाया गया है जिससे हम जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा ख़राब हो जाता है उसको मैनेज कर सकें। हैज़ रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, और इसका रिजल्ट क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, सब पॉल्यूशन की वजह से होता है, सॉइल इरोजन की वजह से होता है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन का मतलब वो बहुत बड़ा कारण बनते हैं, बहुत बड़ा कॉज बनते हैं। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिस्पेशियस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है सोसाइटी के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड वी विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। हमारा जो लैंड होता है हमेशा से ये चला आ रहा है कि जो लैंड होता है वो हमारे पहले ग्रैंडफादर के पास होता है, फिर वो हमारे फादर के पास आता है, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम वो फादर के पास ही रहते हैं, फादर अपने आगे अपने बच्चों को दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइकिल चलती है ये तो अच्छे से चल रही है, मतलब कॉन्टीन्यूसली लैंड का यूज़ हो रहा है, बट कंजर्वेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई अप्रोप्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जा रहे हैं। 95% ऑफ अवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमारी 95% बेसिक नीड जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लैंड फुलफिल करता है, लाइक फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, एक्सेट्रा।
Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the face of natural force to cause damage to land. Human एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्ट लैंड को डिग्रेडेशन नहीं करती हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो नेचर को और लैंड को दोनों को फोर्सफुली पूरी तरीके से डैमेज करती हुई जा रही हैं। ठीक है, लाइक ओवर इरीगेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया, क्लियरिंग हो गया। दीज ऑल दीज फैक्टर आज play important and bad role in the land degradation. At present, there are about 130 million hectares of degraded land in India. अगर अपनी इंडिया की बात करें तो 130 मिलियन हेक्टर लैंड, मतलब वहाँ की जो ज़मीन है वो लैंड डिग्रेडेशन में आ चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ इट बिलोंग टू द कैटेगरी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि ह्यूमन बींग्स की वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लैंड डिग्रेडेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, टू हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक लैंड डिग्रेडेशन की प्रोसेस में। Mining sites are abandoned after excavation work in completing, leaving deep scarce tracks of overburdening in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Odisha. Deforestation due to mining have caused land degradation. अगर हम बात करें माइनिंग की, तो जो हमारे कुछ यहाँ पे स्टेट्स के नाम बताए जा रहे हैं, तो आप मतलब नोट डाउन कर लो। वाई का जाइचन से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हाईली हो रहा है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और वहाँ जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग दोनों की वजह से, जो माइनिंग की वजह से वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, तो माइनिंग डिफॉरेस्टेशन को भी कॉज कर रही है, लैंड डिग्रेडेशन को भी कॉज कर रही है। ठीक है, in states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for land degradation. अब फिर स्टेट्स की बात की जा रही है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। आई मीन यहाँ के लोगों के पास बफेलोज, काउज एंड गॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग हो जाती है और जो लीड करती है लैंड डिग्रेडेशन जैसी कंडीशंस को। In the state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for the land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. अब हम अपनी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पे इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लैंड डिग्रेडेशन में, बिकॉज जो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है इरिगेशन का, तो जो वहाँ पे सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की मात्रा होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो लैंड डिग्रेडेशन सॉइल में जो लैंड डिग्रेडेशन को कॉज कर रही है। द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड कैल्साइट एंड सॉपस्टोन फॉर ceramic industries generate high quantity of dust in the atmosphere. मिनरल्स की, लाइमस्टोन की, जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये भी एक लैंड डिग्रेडेशन को कॉज कर रही हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव में ये जो डस्ट होता है वो एटमॉस्फियर में आता है इनके थ्रू। ठीक है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल आफ्टर इट सेट डाउन ऑन द लैंड। और इस in recent years, industrial as waste have become a major source of land and water pollution in many part of the country. अब हम रिसेंट टाइम में देखें, फ़िलहाल में तो इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लैंड और वाटर पॉल्यूशन कर रही है, बिकॉज इनका जो भी डस्ट होता है, डंप होता है, ये जो आसपास की नदी होती हैं, रिवर्स होती है, उनमें ड्रॉप डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है पूरा पानी गंदा होता है, वाटर पॉल्यूशन हो ही रहा है, और एक तरीके से ये ह्यूमन को भी इंडल्ज कर रहा है, ह्यूमन की को भी हज़ारनेस प्रोवाइड कर रहा है, एंड साथ ही में लैंड डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हम कुछ बेस पढ़ेंगे, कुछ
सॉल्व करेंगे, कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रोसेस, लैंड डिग्रेडेशन की कंडीशन को कंजर्व कर सकें एंड लैंड के ओवर यूज से उसे बचा सकें। एफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे पूरा पेड़ कट रहे हैं हमें वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा सभी को लगाने चाहिए। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम ओवर ग्रेजिंग, ठीक है कि उन एनिमल्स को लाइफ सर्वाइव करने के लिए उन्हें घास की ज़रूरत है, ग्रेजिंग की ज़रूरत है, बट ओवर ग्रेजिंग को हमें मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। प्लांटिंग एंड शेल्टर बेल्स ऑफ प्लांट, हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, शेल्टर बेल्स ऑफ प्लांट्स का यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, हमें ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डंस बाय ग्रोइंग टोन बसेस एंड सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया, और हमें कुछ मेथड ऐसे लाने चाहिए जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को एरिड एरिया में चेक करते रहें, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, और हमें वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज़ को। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रीज एंड सर्वन एरिया, और हमें जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट होता है उससे भी वाटर और लैंड से बचाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सॉइल एज अ रिसोर्स हम कल के अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं आपसे। देखो, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन किन किन वे से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, फिर हम उसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, आपको वो भी याद रखना है। तो एफॉरेस्टेशन से, ग्रेजिंग लैंड को मेंटेन करने से, एक्सेट्रा, ठीक है। तो सॉइल एज अ रिसोर्स हम कल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल पूरा कंप्लीट करके उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी पढ़ लेंगे। उसके बाद परसों तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय बाय।